तो टॉक्सिक रिलीज होने में ना कुछ ही दिन रह गए हैं और उसकी मार्केटिंग अब और ज़्यादा स्पीड से हो रही है और देखा जाए तो मैं इस फिल्म के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और आज से या तब से नहीं जब से टीजर आया है, बल्कि मैं तब से हूँ जब इस फिल्म को अनाउंस भी नहीं किया गया था। मतलब कि यश की अगली फिल्म कौन सी होने वाली है ये जानने के लिए भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। और मैं बात कर रहा हूँ आज से 4 साल पहले की, जब KGF चैप्टर 2 आया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तू धुरंधर पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड क्यों नहीं है, वो भी तो बढ़िया फिल्म थी, उसका पार्ट 1 भी तो बढ़िया था, तू तो KGF ही देख। तो भाई मैं उनको भी बता दूं कि मैं धुरंधर के पार्ट 2 के लिए भी एक्साइटेड हूँ। पर यहाँ पे फर्क ये है कि धुरंधर पार्ट 1 इज स्टिल फ्रेश, वो कुछ वीक पहले ही आया था और अब तक तो उसकी हिडन डिटेल्स ही बाहर निकल कर आ रही हैं और जो एंटिसिपेशन का टाइम होता है ना, वो नहीं मिला है यहाँ पे। यानी कि हाँ, एक्साइटमेंट है लेकिन उसका फल बहुत जल्दी मिल जाएगा, पार्ट 2 बस आने ही वाला है। लेकिन दूसरी तरफ टॉक्सिक है जहाँ पर 4 साल का एंटिसिपेशन है, 2 साल तो प्रोडक्शन में लगे हैं फिल्म को। तो हाँ, आज की इस वीडियो टॉक्सिक के बारे में होने वाली है, उन चीजों के बारे में जिनको लेकर मैं कंसर्न हूँ। मतलब कि अब तक जो मटेरियल आया उसमें से क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या चीजें मैं चाहता हूँ कि चेंज हो जाए, वो डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ में ये भी डिस्कस करूंगा कि किन चीजों को लेकर मैं होपफुल हूँ, किन चीजों को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि ये चीजें तो परफेक्टली हो ही जाएगी फिल्म में। तो सबसे पहले सैड पार्ट, यानी कि किन चीजों को लेकर मैं कंसर्न हूँ या मुझे पसंद नहीं आई, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी बता दूं कि यहाँ पर ना सिविलाइज डिस्कशन होने वाला है, एक सिनेमा लवर की तरह मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई है जो यश के फैन बेस के उस कोने से आता है, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकता, उससे सहन ही नहीं होती, बदन में आग लग जाती है, तो ये वीडियो मत देखना। क्योंकि मैं ब्लाइंड फैन नहीं हूँ, मैं जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगेंगी उनको मैं पॉइंट आउट यहाँ पर करूंगा। एनीवे, नंबर 1 पर आता है इस फिल्म का CGI। देखो, डीनेग नाम की जो कंपनी है ना, वर्ल्ड नोन कंपनी जो बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स में काम कर चुकी है, वो ही इस फिल्म में VFX CGI संभाल रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि इस टीजर के कुछ कुछ फ्रेम्स में ना CGI अप टू द मार्क तो नहीं लगा मुझे। जैसे कि एलिफेंट वाला सीन है या फिर सिमेट्री वाला सीन है, इवन जो रिजॉर्ट बनाए इन लोगों ने CGI से, जो लोग बनाए हैं, वो सब नोटिस में आ रहा है कि यार ये सब कुछ नकली है। देखो, हो सकता है कि अगर शॉट की कंपोजिशन को चेंज किया जाए, इंप्रूव किया जाए, तो CGI ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा या बढ़िया लगने लग जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मैं कोई CGI एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जनरल ऑडियंस की तरह बात कर रहा हूं जिसको ये नहीं पता कि CGI काम कैसे करता है। लेकिन आंखों को तो दिखाई देता है ना कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या फेक है, क्या रियल है। तो आई जस्ट विश कि जो खराब CGI है कहीं कहीं पर इसको इंप्रूव कर दिया जाए, कैसे भी करके यार। मतलब कुछ ही दिन बचे हैं यार, कुछ तो कर लो। नंबर 2 पे है द फादर सन स्टोरी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं ऑलरेडी इस एंगल को बुरा बोल रहा हूं, अभी तो कंफर्म भी नहीं है, 100% कंफर्म भी नहीं है कि जो टिकट नाम का कैरेक्टर है वो राया का बेटा है भी या नहीं। लेकिन टीजर में हमको जितने भी हिंट्स मिले हैं ना, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये दोनों बाप बेटे हैं। ये जो फिल्म है एक बाप बेटे की कहानी होने वाली है, जहां पर दोनों का ही रोल यश प्ले करेगा। और ये जो ट्रोप है ना, ये बहुत पुराना ट्रोप है, बहुत ही ओवर यूज ट्रोप है। ये बहुत सारी फिल्म में हम ये चीज देख चुके हैं। मे बी यहाँ पर जो राइटर्स है ना, उन्होंने कुछ कमाल ही लिख दिया होगा, तो इस वजह से ये जो क्रिएटिव चॉइस है ये ली गई है। लेकिन अगर ये राइटिंग एवरेज हुई तो भाई साहब मजा बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। देखो, सच बताऊं तो मैं तो चाहता हूं कि ना जो टिकट है वो राया का यंग वर्जन ही हो, या बाप बेटे वाला एंगल ना हो, तो मैं खुश हूं। लेट्स जस्ट होप कि जो भी लिखा है वो बढ़िया ही लिखा हो। नंबर 3, द एक्शन। देखो, वैसे तो इस फिल्म में JJ पैरी नाम के जो स्टंट कोऑर्डिनेटर है, जो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म में स्टंट कोऑर्डिनेट कर चुके हैं, वो यहाँ पर एक्शन को संभाल रहे हैं। बट स्टिल टीजर में या राया इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर जो हमने एक्शन देखा है ना, वो वही टिपिकल ओवर द टॉप एक्शन है, जहाँ पर जो हमारा हीरो है वो एक अकेला बंदा आता है, 10 लोगों को उड़ा देता है, कोई उसको कुछ भी नहीं कर पाता, कोई दूर से गोली तक नहीं मार पाता। और ये चीज मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगती है, क्योंकि जब एक्शन होता है तो मैं चाहता हूँ कि हीरो की तरफ से एफर्ट लगे, वो इनविंसिबल ना लगे, बल्कि एक ह्यूमन की तरह फाइट करे। अब ऐसा नहीं कि ओवर द टॉप एक्शन नहीं दिखाना चाहिए, भाई दिखाओ, भाई भर के दिखाओ, लेकिन उसमें इमोशनल डेप्थ भी होनी चाहिए, तब वो सीन बढ़िया लगता है। जैसे कि RRR के अंदर रामचरण का एंट्री सीक्वेंस है, वो 1 वर्सेस 1000 है, वहां पर अनबिलीवेबल सिनेरियो है, लेकिन वो सीन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, वो सीन बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि उस सीन के पीछे जो इमोशन है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉक्सिक में चाहे जितने ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस डालो, अगर उनके पीछे इमोशन जो है वो एक्शन से पहले आता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, तो मे बी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो तो स्पाइस अप हो जाएगा। नंबर 4, टू मेनी सब प्लॉट्स। देखो, फिलहाल तो ये पता नहीं है कि फिल्म का रन टाइम कितना होने वाला है, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और हो सकता है कि फिल्म के लास्ट में लोग बोले कि इसका पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 1 में स्टोरी खत्म नहीं हो रही है, जैसा कि ऑलमोस्ट हर फिल्म में हो रहा है आजकल। लेकिन फिर भी सिनेरियो लेकर चलते हैं कि ये पार्ट 1 ही है, मतलब इसी में डन एंड डस्टेड है स्टोरी, तो उस हिसाब से तो
कैरेक्टर्स काफी ज्यादा है फिल्म के अंदर, और जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतने ज्यादा सब प्लॉट्स होंगे, और जितने ज्यादा सब प्लॉट्स होंगे उतनी ही टाइट राइटिंग चाहिए होगी, वरना तो कूली हो जाएगा। कूली के अंदर ये चल रहा था, एक के बाद एक सब प्लॉट्स आए जा रहे थे जो कि नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं थे, वो हाफ बेक्ड थे और खत्म भी नहीं हुए। तो यहाँ पर राइटिंग बहुत ज्यादा टाइट चाहिए होगी। जैसा कि इसका बेस्ट एग्जांपल धुरंधर का पार्ट 1 है, वहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, इसलिए उन्होंने फिल्म को चैप्टर्स में भी डिवाइड किया है, और इवन कई सारे सब प्लॉट्स तो रह गए जो ऑब्वियसली हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो जो 3.5 घंटे की फिल्म धुरंधर में नहीं हो पाया, वो चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे भी या नहीं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनको लेकर मैं होपफुल हूँ और जिनको लेकर मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे है। नंबर 1, मिजान सेन। मतलब ये टर्म है, एक फ्रेंच टर्म है, उस चीज़ को दी जाती है कि सीन पर क्या दिख रहा है, क्या उसकी विजुअल क्वालिटी है, क्या वहाँ पर सेट डिज़ाइन है, क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या लाइटिंग है, क्या कॉस्ट्यूम्स है। मतलब हर एक जो की एलिमेंट होता है उससे जो ओवरऑल वाइब आ रही है उसको ये टर्म दी जाती है। और इस फिल्म की जो ओवरऑल वाइब है ना, वो मुझे तो बड़ी पसंद आ रही है। जब से इस फिल्म का टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आया था ना, तब से मेरे दिमाग में एक इमेज तो थी इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वहां से एक वाइब तो आ रही है, और ये फिल्म कुछ वैसी ही है। जो राय का इंट्रोडक्शन वीडियो था ना, वो तो डार्क फैंटेसी वाली वाइब भी दे रहा था। मैं ना एक मांगा को मेंशन करता हूँ जब भी मैं टॉक्सिक का डिस्कशन करता हूँ, उसका नाम है ग्रीन ब्लड, क्योंकि ग्रीन ब्लड का जो आर्ट वर्क है वो टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो से बहुत ज्यादा मैच करेगा। क्योंकि जो ग्रीन ब्लड मांगा है उसके अंदर भी वो काउबॉय टाइप शिट चल रहा है, मतलब कि कॉस्ट्यूम्स कुछ वैसी है, वाइब कुछ वैसी है, बट विद ओवर द टॉप एंड स्टाइलिश एक्शन, और जरा सी मतलब कुछ परसेंट इविल वाइब भी आती है उस मांगा से, जो इविल वाइब इस फिल्म से भी आ रही है। आप राय का इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, उसमें जो आर्ट वर्क है ना, पूरा जो फॉन्ट वगैरह आ रहा है, उसमें है यार कुछ डार्क फैंटेसी और इविल वाइब है उसमें। मैं एग्जैक्ट टर्म नहीं ढूंढ पा रहा उस चीज के लिए, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इस फिल्म के अंदर कलरफुल टोन भी है, जैसे कि जो रिजॉर्ट वाला सीन है, या फिर जो चाइना और जापान वाले लोगों से लड़ता है यश जाकर, उन सीन्स में भी क्वालिटी दिख रही है। और खास करके वो बारिश वाला सीन जहां पर पूरी गैंग खड़ी है गन लेकर, ये तो बहुत बढ़िया था। तो हाँ, अगर सीजीआई को साइड कर दें तो जो चीजें स्क्रीन पर सीन में दिख रही हैं सामने, वो तो बहुत कूल लग रही हैं। बस इतना है कि स्टोरी ऑडियंस से कनेक्ट कर जाए तो मजा आएगा। नंबर 2, द म्यूजिक। आई नो कि ये हॉट टेक हो सकता है, पर रिसेंटली मेरा ओपिनियन इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इसके टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में जो म्यूजिक था ना, वो बहुत सही था, और ज्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन जो राय का इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो फर्स्ट बर्थडे ग्लिम्स आया था, और इवन जो टीजर है उसके अंदर जो म्यूजिक है वो ओके ओकेश है। और आजकल तो अनिरुद्ध थमन वगैरह ने तो बार ही बहुत हाई सेट कर रखा है। तो ये जितना भी मटेरियल आया ना, इसके अंदर किसी में भी कैची म्यूजिक नहीं है। रवि बसरूर ने कैची म्यूजिक नहीं बनाया, और मेरे ख्याल से आजकल वो यही चीज कर रहे हैं कि वो कैची म्यूजिक नहीं बनाते, बल्कि ऐसा म्यूजिक बनाते हैं जो मासी सीन्स को सपोर्ट करे। केजीएफ का म्यूजिक जो था वो बहुत ज्यादा कैची म्यूजिक था, केजीएफ चैप्टर 1 का, उसको आप गा सकते हो। लेकिन जब से सलार आई है ना, तब से रवि बसरूर ने एक अलग ही पाथ चुन लिया है, जहां पर वो बस मासी सीन्स को सपोर्ट करने के हिसाब से म्यूजिक बनाते हैं। अब जैसे कि जो आई एम होम म्यूजिक है टॉक्सिक मूवी से रवि बसरूर ने इसको अपलोड किया है, तो जब मैंने टीजर में सुना था तब मुझे ठीक ठीक लगा था। जब मैंने इसको दोबारा सुना रवि बसरूर के यूट्यूब चैनल पे, तब भी मुझे लगा कि ठीक है। लेकिन अगर आप इसी म्यूजिक को किंग कॉन्ग के सीन पे लगा दो और फिर सुनो, तब लगता है कि भाई साहब दिमाग में ना रवि बसरूर ने एक मासीएस्ट मासी सीन रखा होगा और फिर इस म्यूजिक को क्रिएट किया होगा। तो हाँ, ये जो म्यूजिक है ना, ये अनिरुद्ध के कैची म्यूजिक जैसा नहीं है, ये थमन के मासी प्लस कैची म्यूजिक जैसा नहीं है, ना ही ये जेक्स बिजॉय के म्यूजिक जैसा है। इसकी अपनी एक अलग वाइब है, अपनी एक अलग लीग है। और अब तो हाँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि शायद रवि बसरूर अच्छा म्यूजिक दे देंगे इस फिल्म के अंदर। नंबर 3, द कास्ट। ऑब्वियसली वी हैव यश एज राया एंड टिकट इन दिस फिल्म, लेकिन उनके अलावा भी जो कास्ट है वो बहुत ही ज्यादा फीमेल हैवी कास्ट है, जिसके बारे में अब तक तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है फिल्म के अंदर। इवन कोई सीन तक नहीं देखा है हमने। हाँ, कुछ गेसेस है मेरे, जैसे कि ये सीन जो है ये तारा सुतारिया का हो सकता है, ये वाला कियारा अडवाणी का हो सकता है, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड में लड़की बैठी है ना, वो मे बी रुक्मणी वसंत है। लेकिन इनके अलावा फिल्म में हुमा कुरैशी है, नयनतारा है, वी हैव अक्षय ओबरॉय, और भी बहुत सारे जाने माने एक्टर्स हैं। और कमाल की बात है कि इन सबके जो कैरेक्टर पोस्टर्स आए ना, उनसे लग रहा है कि ओके दे बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। लेकिन इन सबसे साइड हट के बात करें तो एक र्यूमर भी है। मैं पहले बता दूं कि ये र्यूमर है, इसको र्यूमर की तरह ही लेना, मैं खुद इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा। तो बात यह है कि इस फिल्म के लीड विलन को अभी तक रिवील नहीं किया गया है, ऐसी खबर आ रही है। टिकट इस फिल्म का मेन विलन नहीं होने वाला। जो मेन विलन है
वो है टोविनो थॉमस। वंस अगेन ये हाईली अनलाइकली है, मैं पहले ही बता दूं, ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी इससे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आई एम ऑल इन, क्योंकि टोविनो थॉमस की मैंने जितनी भी फिल्म देखी ना, उस बंदे को कोई भी कैरेक्टर दे दो वो भाई साहब आगे लगा देता है। और अगर वो विलन का रोल करेगा तो ये होगा इस फिल्म का असली सरप्राइज, क्योंकि मैंने हाल ही में टोविनो थॉमस को लोका चैप्टर 1 में देखा था, जहां पर उन्होंने एक मिस्चीवियस सा कैरेक्टर प्ले किया था जो कि पूरा हीरो भी नहीं था और मतलब ठीक ठाक है, वो मिडल में था कि वो अजीब हरकतें कर रहा था। और लोका चैप्टर 2 के अंदर तो वो विलन का रोल भी करने वाला है। तो हाँ, अगर वो इस फिल्म में होता है तो विन विन है, लेकिन ये मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि इस फिल्म की बाकी की कास्ट कितनी ज्यादा शानदार है। नंबर 4, तो अब जब हम फीमेल हैवी कास्ट की बात कर ही चुके हैं तो इससे मेरा अगला पॉइंट आता है गीतू मोहनदास एज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। एक फीमेल डायरेक्टर जो कि एक गैंगस्टर फिल्म को डायरेक्ट कर रही है, जिसे टैगलाइन दी गई है अ फेरी टेल फॉर एडल्ट्स। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि जो टैगलाइन है ना, इससे रिलेटेड अब तक कोई मटेरियल नहीं आया है। यानी कि जो फिल्म है ना, ये अपनी कोर को अब तक तो ढक के चल रही है। 19 मार्च को ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है ये फेरी टेल फॉर एडल्ट्स। और साथ ही में गीतू मोहनदास के डायरेक्शन को भी छुपा कर रखा गया है, क्योंकि अब तक जो मटेरियल देखा है ना, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि यश ने ही लिखा है, यश ने ही डायरेक्ट किया है। और नो डाउट यश ने इस फिल्म के डायरेक्शन को टेक ओवर किया है गीतू मोहनदास से। बहुत सारे सीन्स मुझे लगता है उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, उन्होंने ही लिखे होंगे। पर मैं फिर भी वो बिट देखना चाहता हूँ जो गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया होगा, गीतू मोहनदास ने लिखा होगा, क्योंकि जो फीमेल हैवी कास्ट है वो उन्होंने ही संभाली होगी। अब वैसे तो ये जो डायरेक्टर है ना गीतू मोहनदास, ये बिल्कुल भी वोकल नहीं है इस फिल्म को लेकर। इनकी बस एक आधी क्लिप है यूट्यूब पे इस फिल्म के जहाँ पे वो डिस्कस कर रही हैं। उनमें से एक क्लिप है जो ये कहती है कि ये गैंगस्टर फिल्म है बट विद अ फीमेल गेज। तो अब तक गैंगस्टर तो हमने देख लिया कि हाँ गैंगस्टर वाइब चल रही है फिल्म के अंदर। ये फीमेल गेज वाला क्या सीन है, इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी जो फीमेल कैरेक्टर्स है उसमें से कुछ कुछ को तो बहुत पावरफुल दिखाया जाएगा और कुछ कुछ होंगी जो यश के चंगुल में फंस जाएंगी। तो हाँ, मैं गीतू मोहनदास के डायरेक्शन को देखने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यार यही थे मेरे कंसर्न्स और वो चीजें जिनको लेकर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अब ये फिल्म ना कुछ भी हो सकती है। ये फिल्म एक बहुत बुरी एक्शन फिल्म हो सकती है, ये एक एवरेज कूली टाइप फिल्म भी निकल सकती है, या फिर ये एक बहुत ही शानदार केजीएफ लेवल, केजीएफ चैप्टर 1 के लेवल की स्टोरी हो सकती है, जहां पर ऑडियंस से कनेक्शन और बहुत अच्छा बन जाएगा। अब आप लोग बताओ कि आप लोग किन चीजों को लेकर होपफुल हो, क्या चीजें आप फिक्स करना चाहते हो, और क्या आपको लगता है कि यार बिल्कुल ही बकवास था ये तो होना ही नहीं चाहिए फिल्म के अंदर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।